अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरख़ा 2 अक्टूबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। दुबई के शेख के लिए लड़कियों की सप्लाई, बाबा की व्हाट्सएप चैट से चौंका देने वाला इंकिशाफ। मोदी की आरएसएस तारीफ पर कांग्रेस पार्टी का वार, सरदार पटेल के खत ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बरेली रवानगी से पहले ही साबिक एमपी दानिश अली नजरबंद, योगी हुकूमत पर संगीन इल्जाम। बिहार असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज गया। 3 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन मुवस्सिलीन की खुसूसी ट्रेनिंग, बड़ा ऐलान करीब। वज़ीर दाखिला को डर है कि लोग डरना छोड़ देंगे, योगेंद्र यादव का जबरदस्त निशाना। यूपी में आसमानी बिजली का कहर, बाप बेटे समेत 7 जाने गई, कई खानदान पर कयामत टूट पड़ी। अमेरिका में शटडाउन, लाखों मुलाजिमीन की तनख्वाहें रुकी, मईशत को हर हफ्ते अरबों का झटका। फिलीपीन जलजले से लरज उठा, 60 हलाकतें, इमारतें जमींदोज, मलबे में दबे लोग अब भी जिंदा। सात जंगें खत्म की, फिर भी नोबल नहीं मिला। ट्रंप का हिला देने वाला दावा, गजा पर भी नजर। अरबपतियों की नई फहरिस्त में हलचल, मुकेश अंबानी नंबर 1 और शाहरुख खान पहली बार अमीर तरीन अदाकारों में शामिल। दिल्ली की फिजाओं में एक बार फिर हलचल मच गई है। कौमी राजधानी के एक आश्रम में गिरफ्तार बाबा स्वामी चैतन्य आनंद, जैसे पार्थ सारथी भी कहा जाता है, उनके मोबाइल से चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आए। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये बाबा न सिर्फ तालिबात का जिनसी इस्तेहसाल करता था, बल्कि एक मुनज़्ज़म रैकेट चलाता था, जिसके जरिए दुबई के कई शयूख तक लड़कियां सप्लाई की जाती थी। इसके व्हाट्सएप चैट्स में साफ लिखा है कि एक सेक्स पार्टनर्स की तलाश में है और उसने अपनी किसी साथी लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है। पुलिस ने बताया कि उसके मोबाइल से दर्जनों काबिल इतराज वीडियोज, चैट्स और नामों की फेहरिस्त मिली है, जिससे यह जाहिर होता है कि मामला सिर्फ आश्रम तक महदूद नहीं है, बल्कि एक बैनुल अक़वामी रैकेट का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने कई रियासतों से रब्ता किया है और तफ्तीश को वुसाअत दी जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भरपूर तारीफ की और उसे भारत की खिदमत करने वाला इदारा करार दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने अवाम को याद दिलाया कि 1984 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के बारे में एक खत में कहा था कि यह तंजीम कौम के लिए खतरा है और इस पर पाबंदी आयद की गई थी। कांग्रेस का इल्जाम है कि वज़ीर आज़म आरएसएस की असल तारीख को छुपाते हैं और उसके मनफी किरदार को नजरअंदाज करते हैं। यह बयानबाजी आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में मजीद अहम होती जाती है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की कुर्बत हमेशा इंतखाबी सियासत का हिस्सा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से कांग्रेस के रहनुमा कोर दानिश अली को गुज़िश्ता सुबह पुलिस ने उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। असल में वो बरेली जाने वाले थे, जहां पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज होना था, लेकिन पुलिस ने उनकी रवानगी से पहले ही उनकी रिहाइशगाह के बाहर फोर्स तैनात कर दी और घर से निकलने नहीं दिया। दानिश अली ने कहा कि यह सरासर जमहूरी इक़दार की पामाली है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि योगी हुकूमत इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है और अवाम की बुनियादी हुकूक को सल्ब कर रही है। बिहार में असेंबली इंतखाबात की तैयारी तेज
होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर को मरकजी मुबस्सिरीन को खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। यह मुबस्सिरीन इंतखाबात के दौरान शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने पोलिंग बूथ, वोटर लिस्ट की जांच और सिक्योरिटी इंतजामात पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। कमीशन ने कहा है कि बिहार में इस बार खास तौर पर वोटर लिस्ट की नजरसानी की गई है ताकि कोई फेक या डुप्लीकेट वोट शामिल न हो सके। मारूफ समाजी कारकुन योगेंद्र यादव ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अवामी तहरीकों से खौफजदा है और इसीलिए उन तहरीकों को दबाने के लिए SOP बनाने की बात की जा रही है। उन्होंने लद्दाख के मशहूर माहिर माहौलियात सोनम वारचिंग की भी हिमायत की, जो हाल ही में लद्दाख की अवामी मसाइल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि अवामी तहरीकात जमहूरियत की जान है और अगर उन्हें दबाया गया तो ये जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा होगा। ऐसा गोरख पांडे ने अपनी कविता में एक बार कहा, इन्हें इस बात का डर है कि लोग इनसे डरना बंद कर, कि इस देश में ऐसा कोई जन आंदोलन खड़ा ना हो जाए, उसके बारे में आप पहले से SOP बनाइए। तो ये तो इस देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि उन्हें डर है। इस देश की ट्रेजेडी ये है कि देश के कोने पे, खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों में जो कुछ होता है उसके बारे में यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोग, खासतौर पे दिल्ली में बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ना तो कुछ जानते हैं ना परवाह करते हैं। और खास तौर पे ये सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करती है, राष्ट्रवादी सरकार की पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए कि देश के बॉर्डर्स को सिक्योर करना। और दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में एक एक करके देश के बॉर्डर्स पे जितने इलाके हैं वो पहले से ज्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हैं। कश्मीर का सवाल था, उस पे लोगों ने कहा है तो पुराना मामला है। ठीक है, मणिपुर तो पुराना मामला नहीं, मणिपुर तो सारा आपका बनाया हुआ मामला है। लद्दाख, जिस इलाके में भारत की सेना वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग पर निर्भर है, और ये मैं नहीं कहता, आर्मी के जनरल्स कह रहे हैं कि हम कारगिल की लड़ाई लड़ सके वो इसलिए क्योंकि स्थानीय लोग गए। मुझे सोनम वांगचुक बता रहे थे कि लोग अपने खर्चे पे बसेस कर करके कारगिल के युद्ध के अंदर गए सेना की मदद करने के लिए, उनका सामान उठाने के लिए, उनको जितनी लोकल असिस्टेंस चाहिए वो देने के लिए। जिस इलाके में भारत का मुकाबला चीन से है और भारत की सेना स्थानीय लोगों की मदद पर निर्भर है और स्थानीय लोग आउट ऑफ द वे जाके हर तरह से मदद करते रहे हैं, रिकॉर्ड है। आर्मी में भर्ती होके जवान के तौर पे लड़के भी पीछे लड़ते हुए उस इलाके में बैठे बैठाए इतना बड़ा संकट क्रिएट कर देना, ये इस सरकार के राष्ट्रवाद के ऊपर सवालिया निशान होता है कि चिंता राष्ट्र की नहीं है, चिंता केवल अपनी पर्सनल पब्लिसिटी और अपने अहम की, और अपने अहम के लिए अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान भी होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम मुद्दा देखते हैं, ये मांग किसकी है? ये मांग सोनम वांगचुक नामक एक व्यक्ति की डिमांड नहीं है। ये डिमांड लद्दाख के दो हिस्से हैं, एक जो बुद्धिस्ट हिस्सा है लेह वाला, दूसरा जो लार्जली मुस्लिम पॉपुलेशन का हिस्सा है कारगिल वाला। दोनों के अलग अलग संगठन हैं, कभी कभी दोनों संगठनों में विरोध भी होता है, पैरेलल काम भी करते हैं, विरोध भी होता है, लेकिन ये डिमांड सबकी है, सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, सिर्फ लेह की नहीं है, ये पूरे लद्दाख के तमाम लोगों की मांग है। और ये वो मांग है जिसे खुद बीजेपी लिखकर अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर चुकी है। और मांग क्या है? मांग है कि हमें, जैसे
इस देश का बाकी सब हिस्से में लोग अपने आप पे राज करते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, अपने तरीके से राज करते हैं, वो अधिकार हमें दिया जाए। लद्दाख के लोग ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो कि हरियाणा में ना मिला हो, कोई विशेष चीज नहीं मांग रहे। डेमोक्रेसी 370 जब हटा, हम तमाम लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन सोनम वांगचुक ने समर्थन किया था। हमारे कई लोग उसके बारे में भी उंगली उठाते हैं, मैं उस पे मेरी समझ सिर्फ ये है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने फ्रीडम स्ट्रगल के समय सिर्फ और सिर्फ कहा कि मैं ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखूंगा, उसकी दृष्टि से मैं सारी चीज को देखूंगा। उसी तरह से सोनम वांगचुक कहते हैं मैं लद्दाख की दृष्टि से पूरी चीज को देखूंगा, और लद्दाख की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि 370 वापस होने से अगर हमें यूटी का दर्जा मिलता है, ये हमारी पुरानी मांग रही है, उन्होंने बाकायदा स्वागत किया। तो कोई ऑपोजिशन के एजेंट हो, हर हालत में बीजेपी का विरोध करना हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। सोनम वांगचुक का समर्थन किया उन्होंने। क्या क्या वायदे थे? वादा था कि यूटी बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद आपको राज्य का दर्जा मिलेगा, और अगर राज्य का दर्जा न मिला तो आपको अपनी विधानसभा मिलेगी, क्योंकि कई यूनियन टेरिटरीज हैं जहां विधानसभा है, दिल्ली में भी है, पौंडीचेरी में भी है। विधानसभा का दर्जा मिलना था ताकि आप अपनी सरकार चुन सकें। यूनियन टेरिटरी तो मिली, यहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर उठा के बैठा दिया गया, कोई विधानसभा की चर्चा नहीं, कोई वहां पे डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं, कोई असेंबली देने की बात नहीं। दूसरी मांग थी तो या तो राज्य का दर्जा मिले या आपको यूटी के अंदर ही लेजिस्लेचर मिले। बिल्कुल भारत के संविधान के अंदर आने वाली चीज है, कोई नई चीज नहीं है। तीसरी मांग 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल देश के उन इलाकों में होता है जहां आदिवासी पॉपुलेशन हो और उनको अपनी ऑटोनोमस काउंसिल बनाने का अधिकार होता है, ताकि काफी सारे स्थानीय फैसले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोकल कस्टम से रिलेटेड, वो तमाम फैसले वो खुद ले सकते हैं। 6th शेड्यूल देश के अनेक इलाकों में लागू, कोई लद्दाख पहला इलाका नहीं है जो इसकी मांग कर रहा है। आसाम में है, आसाम में एक से ज्यादा 6th शेड्यूल के एरियाज हैं, देश के तमाम राज्यों के अंदर हैं आदिवासी इलाकों में। वो इसकी मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि 6th शेड्यूल होने से लद्दाख में सिर्फ एक नहीं, 6 या 8 अलग अलग आदिवासी इलाके हैं। हर आदिवासी समुदाय को अपने यहाँ पे अपने लोकल कस्टम्स, अपने लोकल प्रॉपर्टी, अपने फॉरेस्ट, उस सबको गवर्न करने का अधिकार है, इसलिए इसकी मांग कर रहे हैं। इस पे भी कोई विचार नहीं, और मांग आज शुरू नहीं हुई है। ये मांग जो है ये काफी समय से चलती आ रही है। खतरा क्या था? 6th शेड्यूल की मांग क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे एक चिंता है कि अब जबकि 370 हट गया है, 35A का प्रोटेक्शन हट गया है, अब बाहर के लोग यहाँ पे आ सकेंगे, बाहर के लोग आके यहाँ प्रॉपर्टी लेंगे, बाहर के इंडस्ट्रीज को जगह दी जाएगी, सोलर पार्क बनने की बात शुरू हो गई है, और आप सब जानते हैं उसके पीछे किसका पैसा है? अडानी का। ये सब मामले शुरू हो गए। तो वहां के लोगों को चिंता ये है कि एक बार वो 370 की छतरी हटने के बाद, और अगर 370 हट गया, गवर्नेंस मिली नहीं, तो इसका और आपको 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिला नहीं, देन यू आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड। तो उसके बाद तो कोई भी आएगा, वहां पे जमीन खरीदेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, जो करना करेगा, लोकल कस्टम्स, लोकल रिसोर्सेज, लोकल प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म होगी। उसको बचाने का संघर्ष जो देश के तमाम इलाकों में हुआ है, वो करने की बजाय, और जैसे मैंने कहा, ये बात आज होनी शुरू नहीं हुई है, 5 साल, जब तो 6 साल से लगातार ये मांग उठ रही है। पिछले साल 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वो लोग दिल्ली आए। छोटी बात नहीं है, 1000 किलोमीटर ले से चलते हुए यहाँ दिल्ली तक आए, और सरकार ने उनका स्वागत क्या किया? 144 लगा दिया, कुछ लोगों को उठा के अंदर कर दिया, उनको एक तरह
उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में गुज़िश्ता रोज एक अलमनाक हादसा पेश आया। अचानक आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें एक बाप और बेटा भी शामिल है। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक तेज बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरी और ये सानहा पेश आ गया। इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से वफाकी हुकूमत का शटडाउन शुरू हो गया है। सेनेट बिल पास कराने में नाकाम रही, जिसके बाद लाखों सरकारी मुलाजिमीन पर इसका असर पड़ेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इल्जाम डेमोक्रेट्स पर डाला है और कहा है कि वो सियासत चमकाने के लिए मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि अगर ये शटडाउन ज्यादा दिन तक चला तो अमेरिकी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। फिलीपीन एक खौफनाक कुदरती आफत का शिकार हो गया है। 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने कई शहरों को हिला कर रख दिया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 60 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों मकानात ज़मींदोज़ हो गए हैं, कई पुल और सड़कें टूट गई हैं। रेस्क्यू टीमें अब भी मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नोबेल इनाम के मसले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर वो दुनिया के कई बड़े तनाज़ुआत ख़त्म करने के बावजूद अमन का नोबेल इनाम नहीं पाते हैं तो ये अमेरिका की बड़ी तौहीन होगी। ट्रंप के इस बयान पर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। याद रहे कि पाकिस्तान और इसराइल के वज़राए आज़म ने उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया था। ताज़ा एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। उनकी कुल दौलत 9.55 लाख करोड़ रुपए है। गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी दौलत पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है। इसी रिपोर्ट में एक और दिलचस्प इंकशाफ ये हुआ कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर अदाकार बन गए हैं। उनकी कुल दौलत तकरीबन 12,490 करोड़ रुपये है। फिक्र नज़र की गुज़िश्ता पेशकश में कई अहम साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नज़र टीवी। हम पहुंचाते हैं आप तक दूरबीन की गहरी नज़र से सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की नज़र से। अगले बुलेटिन के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।